हम लोग पढ़े एशिया महाद्वीप के बारे में। अगर जो एशिया महाद्वीप की बात की जाए तो इसके स्थिति की, तो इसमें देखेंगे कि जो एशिया महाद्वीप है इसके पूर्व में जो है प्रशांत महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर और उत्तर में आर्कटिक महासागर, जबकि इसके जो है पश्चिम में यूरोप महाद्वीप है। यूरोप महाद्वीप अगर देखा जाए तो जो ये यूराल पर्वत है, यूराल पर्वत, ये यूराल पर्वत जो है क्या करता है, तो यूराल पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करता है, यूरोप से अलग करता है। क्लियर? तो अगर हम लोग बात करें जो ये आपका प्रशांत महासागर, इसमें ओखोटा सागर, बेरिंग सागर, जापान सागर, चीन सागर, दक्षिण चीन सागर, जावा सागर ये शामिल हैं। अगर हम लोग इधर बात करें तो जो है अंडमान सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर की बात की जाए तो बंगाल की खाड़ी और फारस की खाड़ी ये शामिल हैं। अगर हम लोग बात करें और ये अरब सागर, अगर हम लोग बात करें इधर लाल सागर, जबकि अगर जो आर्कटिक महासागर की बात की जाए ऊपर इसके स्थित है। ठीक, अगर हम लोग बात करें एशिया महाद्वीप की तो सबसे पहले कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, पहला पॉइंट। और दूसरा अगर जो बात किया जाए जो एशिया महाद्वीप है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। दूसरी बात अगर जो हम लोग इसमें देखें तो सभी धर्म, जितने भी धर्म हैं, सभी धर्मों की जननी है, जितने भी धर्म हैं उन सब का विकास उदय यही एशिया महाद्वीप में हुआ। अगर हम लोग बात करें ये इजराइल, ईसा मसीह, सऊदी अरब, यहाँ पर इस्लाम धर्म, और इसके बाद चले आएंगे भारत तो यहाँ पर जो है सनातन धर्म, बौद्ध, जैन, जो है ये सारे धर्म यहीं पर डेवलप हुए, सिख आदि। ऐसे जो है अगर जो हम लोग बात करें तो एशिया क्या है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा विश्व का जो है महाद्वीप है और सभी धर्मों की जननी है। अब अगर हम लोग इसका राजनीतिक परिदृश्य देखेंगे तो अगर जो हम लोग बात करें यहाँ पर तो देखेंगे जो एशिया है, एशिया महाद्वीप है, इसमें कुल 54 देश शामिल हैं, इसमें 45 कंट्रीज शामिल हैं। और दूसरी बात अगर देखा जाए इसका सबसे बड़ा जो देश है वो है रसिया, और दूसरे नंबर पर अगर जो बात किया जाए तो वो है चाइना। अब हम लोग इसी एशिया महाद्वीप में बात करेंगे तो देखेंगे एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश तो ये हो जाएगा रूस। और अगर जो बात किया जाए सबसे छोटा देश तो हो जाएगा मालदीव। और मालदीव की राजधानी है माले। क्या है कैपिटल? माले। यहाँ हिंद महासागर में पड़ेगा आपका मालदीव। तो एशिया महाद्वीप का अगर देखा जाए सबसे बड़ा या विश्व का भी सबसे बड़ा देश कहा जाए तो आपका रूस हो जाएगा। और एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा मालदीव। क्लियर? तो चलिए इसमें देखते हैं कि रूस, मंगोलिया, चीन, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, ये जो देश है ये सब मध्य एशिया में आते हैं। क्लियर? अगर जो हम लोग बात करें, जबकि पश्चिमी एशिया की बात किया जाए तो ये आपका अजरबैजान, ईरान, इराक, टर्की, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन और ये जो आपका ओमान, यमन, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ये सब देश आते हैं। अगर जो हम लोग बात करें दक्षिण एशिया की तो पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत, ये सब आएंगे। और अगर हम लोग साउथ ईस्ट एशिया की बात करें तो आपका ये आएगा म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर और वियतनाम, ये सब देश आएंगे, और इंडोनेशिया।
अगर हम लोग बात करें पूर्व की तरफ तो ये चाइना और आपका ये जापान और ताइवान ये सब देश आते हैं। क्लियर। अगर जो हम लोग बात करें यहाँ पर एशिया की, तो सबसे पहले जो ये एशिया था ये अफ्रीका, इसके दक्षिण में अफ्रीका महाद्वीप है। तो अगर देखा जाए एशिया और अफ्रीका जुड़े हुए थे। इसके बाद क्या किया गया कि जो है जब यूरोपीय कंपनियां और पूरा जो यूरोपीय साम्राज्य है, अगर देखा जाए तो यूरोपीय व्यापारी जब भारत की तरफ व्यापार करने के लिए आए तो उनको एक बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करना होता था अफ्रीका को। तो इस वजह से उन्होंने मिस्र से मिलकर यहाँ पर एक नहर बना दी और उस नहर का नाम रखा गया स्वेज। इसका जो है स्वेज नहर के बारे में अगर देखा जाए तो जो स्वेज नहर है, स्वेज नहर एक फ्रांसीसी इंजीनियर था, उसका नाम था फर्डिनेंस। क्या नाम था? फर्डिनेंस। उसने इसका निर्माण किया था। ठीक। अगर देखा जाए तो जो है उसकी पत्नी थी स्वेज, उसने अपनी पत्नी के नाम पर इसका नाम रखा स्वेज, इसी वजह से ये जो है स्वेज नहर। तो जो स्वेज नहर बना दी गई जिससे यूरोपीय जितने भी लोग थे उनका रास्ता बहुत आसान हो गया जो है दक्षिण एशिया की तरफ व्यापार करने के लिए। तो अगर जो हम लोग बात करेंगे स्वेज नहर, तो क्वेश्चन पूछा जाता स्वेज नहर के बारे में। ठीक। तो हम समझेंगे कि जो है कौन कौन से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते। तो सबसे पहले पूछा जाता स्वेज नहर किस किस को जोड़ती है। तो अगर जो बात किया जाए स्वेज नहर, तो यह भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है? लाल सागर से जोड़ती है। और अगर अलग कर किसको करती है तो एशिया को अफ्रीका से, एशिया को किससे अलग करती है? अफ्रीका से। एशिया का सऊदी अरब पड़ता है और अफ्रीका का इजिप्ट देश पड़ता है। क्लियर। अगर जो स्वेज नहर की बात करें तो यह विश्व की सबसे लंबी नहर है, विश्व की सबसे लंबी नहर। क्लियर। तो स्वेज नहर विश्व की सबसे लंबी नहर। इसकी अगर देखा जाए 168 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई है। क्लियर। और इसके एक साइड पर सऊदी अरब का पोर्ट सईद बंदरगाह स्थित है। कौन सा? पोर्ट सईद बंदरगाह स्थित है। क्लियर। तो अगर देखा जाए इसके किनारे जो है स्वेज नहर के किनारे सऊदी अरब का पोर्ट सईद बंदरगाह स्थित है। क्लियर। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे, इसी में देखेंगे जो अभी हम लोगों ने बात किया था जो आपका यूएई। ठीक। यहाँ पर जो है हम लोग पश्चिम एशिया की तरफ जब बात कर रहे थे देशों में, तो यहाँ पर देखेंगे यूएई पड़ता है। कौन सा पड़ता है? यूएई। जैसे इसमें कतर, ओमान है, यूएई। ठीक। यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक। इसको कहते हैं संयुक्त अरब अमीरात। तो इसको संयुक्त अरब अमीरात इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो है 7 कंट्री इन्वॉल्व है। कितनी कंट्री इन्वॉल्व है? शामिल कर दी गई है। इसमें देखेंगे कौन कौन सी शामिल है? आबू धाबी। और जो आबू धाबी है यही इस यूएई की क्या है? राजधानी है। दूसरे नंबर पर तो एक हो गया आबू धाबी, दूसरा हो गया आपका दुबई। कौन सा हो गया? दुबई हो गया। तीसरा अगर हम लोग बात करेंगे तो जो है शारजहां। कौन सा हो जाएगा? शारजहां। तीसरा तो आबू धाबी, दुबई, शारजहां, अल आइन। कौन सा हो जाएगा? अल आइन। चौथा अल आइन। पांचवा हो जाएगा आजमान। पांचवा कौन सा हो जाएगा? आजमान। ठीक। छठा कौन सा हो जाएगा? हुजरा। छठा कौन सा हो जाएगा? हुजरा। और बात है लास्ट में अगर देखा जाए तो आपका जगह रास अल खारिज। रास अल खारिज। ठीक। ये है रास अल
तो अबू धाबी, दुबई, शारजहां, अल आइन, आजमान, हुजरा और अल रास खामिद ये 7 देश इसमें शामिल हैं और इन 7 देशों के संघ को क्या कहा जाता है? संयुक्त अरब अमीरात। जो इसमें दुबई है, देखा जाए क्यों फेमस है, तो दुबई अगर देखा जाए समुद्र के किनारे बिल्कुल है और यहाँ पर देखा जाए तो विश्व की सबसे ऊंची इमारत, विश्व की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा बनी है। ठीक, बुर्ज खलीफा क्लियर। अब तो ये पॉइंट आपके दिमाग में बना रहेगा, वो बुर्ज खलीफा का सॉन्ग भी आ गया है ना, तो उससे याद रहेगा। ठीक, तो बुर्ज खलीफा कहाँ पर है? दुबई में है। क्लियर। इसके बाद हम लोग देखेंगे जो आपका पड़ता है, तो ये था। अब यहाँ पर एक देश आपको बताया गया था, कतर। ठीक, तो जो कतर है, कतर की कैपिटल दोहा है। क्या है? दोहा है। और यहाँ 2022 में जो है फीफा वर्ल्ड कप होगा, फीफा जो है विश्व कप होगा फुटबॉल का, तो विश्व कप होगा, इसलिए थोड़ा जो है हाईलाइटेड। और फिर अगर जो देखा जाए बहरीन, इसमें आपको बताया गया था बहरीन अगला देश। तो जो ये बहरीन है इसकी कैपिटल क्या है? मनामा पड़ती है। क्या पड़ती है? मनामा पड़ती है। मनामा, बहरीन की राजधानी क्या है? मनामा पड़ेगी। और देखेंगे मनामा, बहरीन को क्यों फेमस है? इसको मोतियों का देश कहते हैं। क्या कहते हैं? मोतियों का देश कहा जाता है। बहरीन को मोतियों का देश कहा जाता है। क्लियर। अब हम लोग बात करेंगे इसी में जितने भी विश्व में कुछ फेमस एशिया महाद्वीप में जितने भी झीलें हैं, लेक्स हैं, उनके बारे में थोड़ा बात कर लेंगे अभी तो। ठीक, क्योंकि अब देखा जाए तो हम लोग पश्चिम एशिया की तरफ बात कर रहे हैं, तो एक पड़ता है आपका कैस्पियन सागर झील। कौन सी पड़ती है? कैस्पियन सागर झील। क्लियर। अगर देखा जाए इसके बारे में तो जो है विश्व की सबसे बड़ी क्षेत्रफल में, इसका क्षेत्रफल में विश्व की सबसे बड़ी झील पहली बार। अगर देखा जाए इसमें लवणता जो है 128% है, यानी कि खारापन। तो ये कैसी हो जाएगी? खारे पानी की झील। तो जो क्षेत्रफल बड़ा है तो विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की भी झील हो जाएगी। क्लियर है बात। अगला अगर जो हम लोग बात करें इसी कैस्पियन सागर, तो पूछा जाता है इसकी स्थिति, तो आप एक ट्रिक से याद रखेंगे, तारीख। क्या याद रखेंगे? तारीख। अब देखिए यहाँ पर ई से हो गया आपका आई, ईरान, तुर्कमेनिस्तान का टी, कजाकिस्तान का के, रसिया का, रूस का आर और अजरबैजान का ए। समझ गए। तो देखिए टी का मतलब यहाँ क्या हो गया? तुर्कमेनिस्तान। ठीक, ए का मतलब हो गया अजरबैजान। क्या हो गया? अजरबैजान। और आर का मतलब हो गया रूस। ठीक, और आई का मतलब हो गया ईरान। ठीक, और के का मतलब हो गया कजाकिस्तान। तो अगर देखा जाए कौन कौन से इसके किनारे देश हैं, तो देखा जाए आपको क्या बताया गया कि ये इसके किनारे रूस है, फिर इसके किनारे अजरबैजान है, इसके किनारे ईरान की सीमा रेखा टच कर जुड़ी हुई है, फिर इसके किनारे अगर देखा जाए तो जो है तुर्कमेनिस्तान बसा हुआ है, और फिर इसी के किनारे कजाकिस्तान है। तो जो कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है और कौन कौन से देश हैं वो आपको बताया गया। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे एक झील की और का नाम आता है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर है अरल सागर। ठीक, क्योंकि जो मध्य एशिया है वो पूरा डेजर्ट है, तो अगर देखा जाए दूसरी झील कौन सी है? अरल सागर। क्लियर। और ये अरल सागर अगर देखा जाए तो ये कहां पर है? कजाकिस्तान। कहां पर पड़ेगा ये?
कजाकिस्तान में है, और दूसरी कौन सा देश पड़ेगा, प्लस उज्बेकिस्तान। तो पूछा जाए कि कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा रेखा कौन सा जो है, कौन सी झील बनाती है, तो अरल सागर झील बनाती है। क्लियर। और यहाँ पर अगर देखा जाए ये डेजर्ट में है, बारिश कम होती है, इसी वजह से अभी हाल ही में रिपोर्ट आई है कि जो अरल सागर है वो बड़ी तेजी के साथ सूख रहा है, और जब सूख रहा है तो ये कहाँ पहुंचा, विलुप्त होने के कगार पर है। कहाँ है, विलुप्त होने के कगार पर है। क्लियर है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। अरल सागर के बाद देखेंगे जो ये रूस है, रसिया। इसी रसिया में एक झील है और इस झील का नाम है बैकाल झील। क्या नाम है, बैकाल झील है। क्लियर। तो बैकाल झील हम लोग बात करेंगे, इसी में देखेंगे अगली। बैकाल झील, तो ये अगर देखा जाए जो ये रसिया है ये दरअसल यूरोप में भी है, इसकी कैपिटल जो मॉस्को है वो यूरोप में है, और इसका ये जबकि इसका जो है 80% पार्ट किसमें आता है, एशिया में आता है। तो जो इसका पार्ट एशिया में वो साइबेरिया कहलाता है। क्लियर। तो अगर जो कहीं कहीं रूस लिखा मिलता है, कहीं कहीं ऑप्शन में रूस ना लिखे, क्या लिखेगा, साइबेरिया लिखेगा, कि जो रूस का पार्ट एशिया में पड़ता है उसको साइबेरिया कहा जाता है। तो ये कहाँ पड़ती है, साइबेरिया में। और अगर देखा जाए तो विश्व की सबसे गहरी झील। क्लियर। क्या है, विश्व की सबसे गहरी झील है, और कैसी है ये, दरअसल दरारनुमा झील है। कैसी है, दरारनुमा है। जैसे जब खेतों में पानी भरता है, खासकर काली मिट्टी में, तो काली मिट्टी में क्या होता है कि जब खेत सूख जाते तो चटक जाते हैं, जब चटकने पर तो ऐसे क्या है वो दरार दिखती, तो ये दरारनुमा झील है। अब देखा जाए जब गहरी है तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो नॉर्मल टेम्परेचर वाटर का होता है वो 15 डिग्री होता है, ये इसका एवरेज टेम्परेचर है। अब देखेंगे जैसे ही 15 से नीचे जाएगा 0 की तरफ तो ये ठंडा हो जाएगा, और अगर जो 15 से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये गर्म हो जाएगा। मान लीजिए 40 डिग्री पर पानी को पहुंचा जाए तो इसके कंपेयर में तो गर्म हो जाएगा। इसी वजह से यही रीजन है कि जब टेम्परेचर धरती का पहुंच जाता है गर्मियों में 40 डिग्री, तो इसका एवरेज टेम्परेचर क्या है, 15। क्योंकि जो अंडरग्राउंड वाटर होता है वो क्या है, उसके ऊपर धरती की मिट्टी की लेयर चली हुई, तो वो इंसुलेटर का काम करती है। इसी वजह से जब गर्मियों में टेम्परेचर 40 डिग्री पहुंच जाता है, इसी वजह से जैसे आप अंडरग्राउंड वाटर को निकालेंगे वो क्या करेगा, ठंडा फील होगा, और ठंडक में पहुंच जाता है कहाँ, 5 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है। ये भारत की बात है। तो अगर देखा जाए अब है अंडरग्राउंड वाटर निकालेंगे तो टेम्परेचर ये तो ज्यादा है, तो इसी वजह से हमको गर्मियों में क्या जो है पानी ठंडा, और ठंडक के दिनों में गर्म लगता है। क्लियर, ये रीजन है। तो जब ये अंडरग्राउंड पानी यहाँ आता रहता तो ये झील जमने नहीं पाती ठंडक में। जब सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ता है तो पानी रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, तो ये चमकती है, इसीलिए इसको साइबेरिया का मोती कहते हैं। क्या कहते हैं, साइबेरिया का मोती कहा जाता है। क्लियर, यानी कि हम लोग पर्ल ऑफ साइबेरिया कहते हैं। पूछा जा सकता है कि बताइए साइबेरिया का मोती किस झील को कहते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बैकाल झील। विश्व की गहरी झील है, और दूसरा इसको क्या कहा जाता है, पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। क्लियर है पॉइंट। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। इसके बाद देखेंगे आएंगे यहाँ भारत में, तो भारत में बहुत सारी झीलें हैं, उनकी एक अपनी अलग भारत की ज्योग्राफी वहां आपको बताया जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे ये पड़ता है टर्की। इसी टर्की में एक झील की चर्चा आती है, और उस झील का नाम है वॉन झील। क्या नाम है, वॉन झील। तो हम लोग बात करेंगे वॉन झील पर।
टर्की की कैपिटल अंकारा है और वान झील टर्की में स्थित है। कहां पर स्थित है? टर्की में स्थित है। क्लियर? टर्की में स्थित है। अगर हम लोग बात करें वान झील की, तो ये जो वान झील है, अब चूंकि ये डेजर्ट जोन में है, बारिश कम होती, इन्फिल्ट्रेशन रेट हाई रहता है, तभी इसमें सैलिनिटी बढ़ेगी। तो इसमें जो सैलिनिटी है वो 340% के करीब आती है, यानी 1 लीटर में 340 ग्राम क्या मिलेगा? नमक मिलता है। क्लियर? इसी वजह से अगर देखा जाए तो विश्व की सबसे अधिक लवणता वाली झील, ठीक, तो विश्व की सबसे अधिक लवणता वाली झील कौन सी है? वान झील। कहां है? टर्की में। क्योंकि अगर बात किया जाए इसी में, टर्की में एक शहर पड़ता है इस्तांबुल। उस इस्तांबुल शहर पर, कौन सा शहर है? इस्तांबुल शहर, इसके बारे में भी थोड़ा जान दें। जो इस्तांबुल शहर ये टर्की में है। दरअसल इस पर आधे इस्तांबुल पर कब्जा कर रखा यूरोपियों ने और यूरोप वालों ने, और जबकि आधा किसमें है? टर्की के, यानी एशिया। टर्की पड़ता है एशिया में। तो यूरोप को एक क्या कहा जाता है? रिच कॉन्टिनेंट कहते हैं। देखिए ये बहुत जो है अच्छा पॉइंट है यूरोप के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो रिच कॉन्टिनेंट किसको कहते हैं? यूरोप को, अमीरों वाला। ठीक, तो अगर देखा जाए तो अमीरों वाला महाद्वीप कौन सा है? यूरोप। तो यूरोप में सब अमीर ज्यादा रहते हैं। सारे देश अगर देखा जाए, ज्यादातर मोस्टली देशों के लोग वहां अमीर हैं। तो अगर देखा जाए, जबकि ये टर्की क्या है? एशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से तो रिच है, क्योंकि ऑयल का प्रोडक्शन करता है। जबकि अगर बात किया जाए यूरोप के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये थोड़ा क्या है? पुअर है। इसी वजह से ये यूरोप वाले कहते हैं कि ये हमारे अमीरी के नाम पर एक गरीबी का धब्बा है। इसी वजह से टर्की को यूरोप का बीमार कहा जाता है, वो इलनेस ऑफ कहते हैं। ठीक, तो यूरोप का बीमार कहते हैं। टर्की को क्या कहा जाता है? यूरोप का बीमार। और टर्की में जो है क्या है आपका? वान झील है। क्लियर? अगर हम लोग बात करें इसी में, टर्की का जो है पड़ोसी देश लेबनान है। कौन सा है? लेबनान है, और सीरिया है, और इराक है, और ईरान, ये सब पड़ोसी टर्की के हैं। अगर जो हम लोग बात करें इसी में, आगे एक और झील की चर्चा आती है। लेबनान का पड़ोसी है जॉर्डन और इजराइल। तो एक और झील की चर्चा आती है, और उस झील का नाम है मृत सागर। क्या नाम है? मृत सागर। ये जॉर्डन है और इजराइल है, इसकी सीमा रेखा पर स्थित है। इसकी सीमा रेखा पर स्थित है मृत सागर झील। तो जो मृत सागर झील है, इसके बारे में तो अगर देखा जाए, स्थिति पूछा जाए तो कहां पर पड़ेगी? ये इजराइल व जॉर्डन की सीमा रेखा पर। जॉर्डन की सीमा रेखा पर, यह रेखा पर स्थित है। इसकी भी सैलिनिटी क्या है? अगर देखा जाए तो जो है पड़ती है 200, जो है वो आपका 328, ये है सैलिनिटी इसकी। तो अगर देखा जाए विश्व की दूसरे नंबर की सबसे लवणता वाली झील कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा मृत सागर। इसी वजह से ज्यादा मोस्टली ये मृत सागर वाला अभी तक का पेपरों में खूब पूछा गया। ऐसा रियल केस में बार आता है। ठीक, चले आगे हम लोग बात करेंगे। अभी बात हो रही थी इसी में जॉर्डन, कैपिटल इसकी अम्मान है जॉर्डन की, और समझेंगे जॉर्डन का नाम और क्यों आता है। अभी आपको जब जो है बताया गया था कि जब आप उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पढ़ रहे थे, तो उसमें एक पॉइंट बताया गया था कनाडा के बारे में, कि जितने भी विश्व में समुद्र के किनारे देश स्थित हैं, उसमें सबसे ज्यादा समुद्री सीमा कौन सा देश बनाता है? कनाडा। और दूसरा पॉइंट बताया गया था आपको कि सबसे कम समुद्री सीमा बनाने वाला देश कौन सा है? जॉर्डन। तो विश्व में सबसे कम समुद्री सीमा बनाने वाला देश कौन सा है? जॉर्डन है। क्लियर है बात? आगे हम लोग बात करेंगे सीरिया की कैपिटल है दमिश्क। क्लियर? तो ये कुछ जो है अगर हम लोग देखें
एशिया महाद्वीप की बहुत ही महत्वपूर्ण झीलों के बारे में चर्चा की हमने। आगे हम लोग इसी में बात करेंगे, ठीक, एशिया महाद्वीप में रिवर्स के बारे में। किस पर बात करेंगे? नदियों के बारे में बात करेंगे। चलिए देखते हैं। जो ये सीरिया है, सीरिया, इस सीरिया में एक देश पड़ता है, आप सीरिया में एक पर्वत पड़ता है, उस पर्वत का नाम है टॉर्टस पर्वत। कौन सा पर्वत है? टॉर्टस पर्वत। ठीक, अगर देखा जाए तो इसी सीरिया में एक माउंटेन पड़ता है, उसका नाम है टार्टस पर्वत। ठीक, और इसी के जो है अल्तीनिया का पठार पड़ता है, सीरिया के जो है पूर्व साइड में अल्तीनिया का पठार। तो टार्टस से निकलती है दजला, और जो है उससे निकलती है फरात। ठीक, तो यहां से जो है नदी निकलती है दजला और फरात, और ये दोनों नदियां जाके फारस की खाड़ी में गिरती है। कहां पर? और ये जो आपको इराक थी, इराक की राजधानी है बगदाद, वहीं जाके बगदाद में मिल जाती है। कहां पर मिलती है? बगदाद में। तो जो ये नदी है दजला और दूसरी नदी है फरात। ठीक, आजकल इनको दजला और जो फरात नदियां हैं, तो दजला को कहा जाता है टिग्रिस नदी, आजकल मिलता है टिग्रिस नदी, और फरात को कहते हैं यूफ्रेटस। क्या कहा जाता है? यूफ्रेटस कहा जाता है। तो ये दोनों नदियां क्या है? ये दजला जो है ये कहां से निकलती है? ये आपका निकलती है अल्तीनिया से, और ये फरात कहां से निकलती है? ये टार्टस पर्वत से निकलती है। तो कहां से निकलती है? टार्टस पर्वत से, और ये निकलती है अल्तीनिया पठार से, अल्तीनिया पठार से। ये दोनों नदियां पूर्व की ओर बहती हुई जाएंगी और फारस की खाड़ी में गिरेंगी। कहां गिरेंगी? फारस की खाड़ी में गिरती है। क्लियर? इन नदियों की चर्चा क्यों आती है? कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट रिवर्स नहीं, लेकिन क्यों आती? क्योंकि इन दोनों नदियों के बीच में एक सभ्यता का विकास हुआ, उसको कहते हैं मेसोपोटामिया सभ्यता। क्या कहते हैं? मेसोपोटामिया सभ्यता। क्लियर? तो वही पूछा जाता है कि जो है मेसोपोटामिया सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास किन दो नदियों के बीच में हुआ? तो दजला और फरात नदियों के बीच में हुआ। देखेंगे इसी वजह से जो दजला और फरात नदियां हैं और मेसोपोटामिया सभ्यता है, इसका नाम इसलिए आता है मेसोपोटामिया का कि यहाँ भारत में चल रही थी सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है और इधर मेसोपोटामिया, तो ये दोनों में शायद जो भी मुद्राएं यहाँ पर मिली है, मोहरे फारस की, वही यहाँ मिली। तो इससे ये अनुमान लगाया जाता कि मेसोपोटामिया सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी। जब मेसोपोटामिया सभ्यता थी तब उस समय सिंधु घाटी सभ्यता भी भारत में क्या है? विकास कर रही थी। चलिए इस बात करेंगे इसी में। जो इराक की राजधानी बगदाद है, इराक की राजधानी, ये दोनों दजला और फरात बगदाद में मिलती हैं। तो बगदाद का नाम क्यों आता? तो इराक की राजधानी है, और बगदाद में अगर बात किया जाए तो 1960 में ओपेक की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई? ओपेक की। तो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक, तेल निर्यातों का संगठन। लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? हेडक्वार्टर है इसका वियना में, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में बनाया गया। क्लियर? चले आगे हम लोग बात करेंगे इसी इसका पड़ोसी जो आपको बताया गया था कुवैत, और कुवैत इसकी राजधानी कुवैत सिटी, तेल का बहुत बड़ा उत्पादक देश और अच्छी क्वालिटी का तेल। तो विश्व में सबसे महंगी मुद्रा वाला देश कौन सा है?
कुवैती दिनार चलती है। क्लियर। आगे हम लोग बात करेंगे इसी में जो आपको बताया गया था बैकाल झील, इससे एक नदी निकलती है और उत्तर की ओर बहती हुई जाएगी और आर्कटिक में गिरेगी। इसका नाम है लीना नदी। कौन सी नदी है? लीना नदी। लीना नदी तो ये निकलती है बैकाल झील से। बैकाल झील से निकलती है और उत्तर की ओर बहती हुई गिरती कहाँ है? आर्कटिक महासागर में। आर्कटिक महासागर में गिरती है। क्लियर। अब हम लोग बात करेंगे कि जो ये आपका चीन है, चीन में यहाँ पूर्वी चाइना में एक देश वो पर्वत पड़ता है, उस पर्वत का नाम है खिंगन पर्वत। कौन सा पर्वत नाम है? खिंगन पर्वत। खिंगन पर्वत। इस खिंगन पर्वत से एक नदी निकलती है और उत्तर पूर्व की ओर बहती हुई जापान सागर में गिरती है और इस नदी का नाम है आमूर नदी। कौन सी नदी नाम है? आमूर नदी नाम है। तो अगली हम लोग जो रिवर है उसके ऊपर बात करेंगे, देखेंगे आमूर के बारे में। आमूर नदी, जो आमूर नदी है ये निकलती है चीन में स्थित खिंगन पर्वत से। पूर्वी चीन में स्थित खिंगन पर्वत से निकलती है और गिरती कहाँ है? जापान सागर में गिरती। कहाँ गिरती है? जापान सागर में गिरती है। इसका नाम क्यों आता है? इसका नाम इसलिए आता है खिंगन पर जो है ये आमूर नदी का, कि ये रूस और चीन की सीमा रेखा बनाती है। रूस और चीन की सीमा रेखा बनाती है। रूस और चीन की सीमा रेखा बनाती है। क्लियर। इसलिए इसका नाम आता है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। अगर देखा जाए ये जो चीन का पार्ट है ये एशिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है या विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश का तीसरा सबसे बड़ा देश है। और अगर जो हम लोग बात करें तो यहीं पर एक पठार पड़ता है, ठीक, इसको कहते हैं तिब्बत का पठार या इसी को कहते हैं पामीर का पठार। ठीक, तो जो तिब्बत का पठार है ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। अगर हम लोग बात करें, ठीक, तो जो ये तिब्बत का पठार है, तिब्बत का पठार, तो ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार, विश्व का सबसे ऊंचा पठार, सबसे ऊंचा पठार है और इसे विश्व की छत कहते हैं। क्या कहते हैं? विश्व की छत कहा जाता है। क्लियर। तो इसी तिब्बत के पठार से एक नदी निकलती है और वो आपका बहती हुई जाएगी दक्षिण की तरफ म्यांमार होते हुए और कहाँ गिरेगी? अंडमान सागर में पड़ता है मर्तबान की खाड़ी। कहाँ गिरती है? मर्तबान की खाड़ी में। और इसका नाम है इरावदी नदी। क्लियर। तो इरावदी नदी की बात किया जाए इसके बारे में तो निकलती कहाँ है? तिब्बत के पठार से। कहाँ निकलेगी? तिब्बत के पठार से निकलेगी और गिरेगी कहाँ? दक्षिण की ओर बहती हुई गिरेगी मर्तबान की खाड़ी में। मर्तबान की खाड़ी में और इसके किनारे इरावदी नदी के किनारे मांडले शहर बसा है। कौन सा शहर बसा है? मांडले शहर बसा है। इसलिए इसका नाम आता है मांडले शहर का। मांडले शहर क्यों आता है नाम? क्योंकि ये म्यांमार का शहर है और बात है 1908 की। यहीं पर बाल गंगाधर तिलक को मांडले की जेल हुई थी और इसी जेल में ही बाल गंगाधर तिलक ने एक किताब लिखी थी गीता रहस्य। इसलिए ये जो है आज फेमस है। क्लियर। चलिए हम लोग बात करेंगे इसी में। फिर जो है अगर देखा जाए जो पामीर का पठार है, ऊपर कौन सा है? पामीर का पठार। इसी पामीर के पठार से जो है नदी निकलती है और पूर्व की ओर बहती हुई चीन सागर में गिरेगी। ठीक, और इसका नाम है वैंग टी सी क्यांग। ठीक, तो जो वैंग टी सी क्यांग है नदी,
ये पामीर के पठार से निकलती है। कहाँ से निकलती है? 1 TC। ठीक, तो इस नदी के बारे में हम लोग जानेंगे। निकलती कहाँ से है? तो पामीर के पठार से निकलती है और पूर्व की ओर बहती हुई कहाँ गिरती है? चीन सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है? चीन सागर में गिरती है। इस नदी की ये है कि यह एशिया की सबसे लंबी है। एशिया की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी। इसी को मेकांग कहते हैं। क्या कहते हैं? मेकांग नदी इसी को कहा जाता है। चले आगे बात हम करेंगे। इसी टीसी टैंक के किनारे अगर देखा जाए तो चीन का संघाई शहर बसा है। कौन सा शहर बसा है? संघाई। तो इस वांग नदी के किनारे चीन का संघाई शहर बसा है। कौन सा शहर बसा है? संघाई शहर बसा है। क्लियर? और संघाई में अगर देखा जाए तो न्यू एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है। NADB का मुख्यालय, न्यू एशियन डेवलपमेंट। इसी को ब्रिक्स देशों का बैंक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रिक्स देशों का। तो जो है न्यू एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? संघाई में। इस नदी की एक और बात है, इसके ऊपर एक बांध बना है, उसका नाम है थ्री गार्जेस। क्या नाम है? थ्री गार्जेस नाम है। ठीक, थ्री गार्जेस। जो थ्री गार्जेस है तो बांध कहाँ पर है? चीन में है। ये इस नदी पर बांध और इसमें बिजली उत्पादन का काम लिया जाता है इससे। इसी वजह से यह विश्व की सबसे बड़ी विद्युत परियोजना है। क्या है? विद्युत परियोजना है। क्लियर? तो थ्री गार्जेस क्या किस नदी पर है? तो वांगटीसी कैंप पर। दूसरी बात की जाए, इसी जो है पामीर पठार से एक नदी और बहती है और चीन सागर में जाके गिरती है। इस नदी का नाम है वांगहो नदी। क्या नाम है? वांगहो नदी। तो अगली जो है कौन सी है? हांगहो नदी। हांगहो नदी। ठीक, हांगहो के बारे में ये जानेंगे कि ये भी कहाँ से निकलती है? पामीर पठार से। पामीर के पठार से निकलती है और गिरती कहाँ है? चीन सागर में। ठीक, चीन सागर में पड़ेगा पीला सागर। इसी के आगे तो कहीं कहीं पीला सागर। अब देखेंगे जो हांगहो नदी है, अगर देखा जाए तो इसकी विशेषता कि यह चीन की दीवार को 2 बार काटती, इसलिए इसका नाम आता है। 2 बार काटती है और इसको चीन का शोक कहते हैं। बहुत कटान करती है, इसी वजह से तो चीन का शोक किसको कहा जाता है? हांगहो नदी को। और ये जब कटान करती है तो चीन जो लाल मिट्टी का एरिया है वहां से गुजरती है, वो मिट्टी इसमें मिल जाती है और लाल को ही पीली कहते हैं, इसीलिए इसको पीली नदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीली नदी भी कहते हैं। क्लियर? तो ये सारे फैक्ट किसके बारे में था? वांगहो नदी के बारे में। क्लियर? आगे हम लोग बात करेंगे जो है भारत की कुछ नदियां हैं, उनका एक अलग से वीडियो बनाया गया है, जो उसकी अपनी अलग एक ज्योग्राफी है, वहां पर आप इसको पढ़ेंगे। ठीक, तो हम लोगों ने कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण नदियों के बारे में बात की। आगे हम लोग इसी में देखेंगे जो ये आपका चीन है, इसकी राजधानी बीजिंग। अगर हम लोग बात करें चीन के बाद अगर यहाँ पर देखें, उसका पड़ोसी एक देश है वियतनाम और उसी में एक देश पड़ता पड़ोसी लाओस। क्या पड़ता है? लाओस। ठीक, लाओस देश का नाम क्यों आता है, बस थोड़ा जानेंगे। देखिए 2 तरह की कंट्री होती है, एक होती है कोस्ट लाइन और एक होती लैंड, यानी जो देश समुद्र के किनारे बसे हैं, और कुछ देश होते हैं जो जमीन पर के हैं, उनके चारों तरफ थल ही है। ठीक, कोई समुद्र का किनारा उससे टच नहीं करता। तो जो दक्षिण, ये आपका पूर्व एशिया है। ठीक, तो अगर जो हम लोग देखेंगे दक्षिण पूर्व एशिया में लाओस के बारे में, तो जो ये लाओस है,
लाओस। जो लाओस है आपका, तो जो दक्षिण पूर्व एशिया है महाद्वीप, तो दक्षिण पूर्व एशिया में एकमात्र ऐसा देश है जो कैसा है, भू अवरुद्ध है, अवरुद्ध है। तो दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र जो है देश जो भू अवरुद्ध है। भू अवरुद्ध का मतलब होता है लैंड लॉक्ड, यानी कोई समुद्र का किनारा नहीं, ये लाओस है। क्लियर। इसके बाद अगर हम लोग बात करें यहीं पर, लाओस का पड़ोसी देश है थाईलैंड। कौन सा देश है, थाईलैंड। और थाईलैंड की अगर देखा जाए तो इसे सफेद हाथियों का देश कहते हैं, सफेद हाथियों का देश कहा जाता है। तो थाईलैंड को क्या कहते हैं, सफेद हाथियों का देश कहते हैं। क्लियर। इसके बाद है इसी का पड़ोसी है वियतनाम और थाईलैंड और लाओस का कंबोडिया देश। कौन सा देश है, कंबोडिया देश है। कंबोडिया देश है, ये क्यों फेमस है, बस एक ही बात की जो है, यहाँ पर देखा जाए तो एक मंदिर है, उसका नाम है अंकोर वाट। क्या नाम है, अंकोर वाट। तो अंकोर वाट मंदिर है, ये किसके का मंदिर है, तो भगवान विष्णु का मंदिर है। और इसकी विशेषता क्या कि विश्व का सबसे बड़ा मंदिर, सबसे बड़ा मंदिर। अगर पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है, अंकोर वाट कहाँ पर है, तो ये कंबोडिया में है। कहाँ पर है, ये कंबोडिया में है। क्लियर। विश्व का सबसे बड़ा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, देखेंगे कि थाईलैंड का पड़ोसी है मलेशिया। ठीक, कौन सा देश है, मलेशिया है। ठीक, ठीक, कौन सा देश है, मलेशिया। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर। क्या है, कुआलालंपुर मलेशिया आता है। ठीक है। क्यों फेमस है, अगर देखा जाए तो यहाँ पर आईबी का मुख्यालय यानी इंटरनेशनल बैडमिंटन का मुख्यालय है। तो आईबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इंटरनेशनल बैडमिंटन, अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो जो है मलेशिया में है। क्लियर। इसके बाद देखेंगे मलेशिया का पड़ोसी देश है सिंगापुर। कैपिटल सिंगापुर ही इसकी है। और क्यों फेमस है, तो सिंगापुर विश्व में 100% अर्बनाइजेशन वाला जो है कंट्री है, यानी 100% नगरीकरण वाला देश, नगरीकरण वाला देश। मतलब यहाँ पर कोई भी जो है बेस्ट, अगर कोई भी यहाँ पर देखा जाए गांव नहीं है, इस जो है देश में कोई भी गांव नहीं, सब शहर ही है। तो इसी वजह से विश्व में 100% नगरीकरण वाला देश कौन सा है, वो है आपका, ठीक, सिंगापुर। इसके बाद अगर जो हम लोग बात करें, ठीक, तो जो है ये पड़ता है बोर्नियो। दरअसल ये इंडोनेशिया की अगर हम लोग बात करें, इंडोनेशिया की बात करेंगे तो देखेंगे इंडोनेशिया, जो इंडोनेशिया है ये सब द्वीपों वाला देश है। 427 के करीब यहाँ पर द्वीप हैं। तो अगर जो एक आएगा कि विश्व में सबसे अधिक द्वीपों वाला देश, अधिक द्वीपों वाला देश, पहला बात। दूसरी बात यहाँ पर है कि जो अरब में जो है इस्लाम धर्म का उदय हुआ, लेकिन एक बात याद रखेंगे, जो मुस्लिम लोग हैं वो दिमाग जाएगा सऊदी अरब, लेकिन सऊदी अरब में नहीं होगा, क्या होगा, इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया सबसे अधिक मुस्लिम वाला देश, सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला देश, मुस्लिम जनसंख्या वाला देश है। क्लियर है।
आगे हम लोग बात करेंगे इसी इंडोनेशिया का, ये है बोर्नियो द्वीप पड़ता है ये। तो बोर्नियो द्वीप के बारे में ये जानना है, जो बोर्नियो द्वीप है, बोर्नियो द्वीप है, बोर्नियो द्वीप आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, तो आपको बताया गया था ग्रीनलैंड। और अगर जो आपसे पूछा जाए कि एशिया महाद्वीप का, एशिया महाद्वीप का, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप, तो आंसर हो जाएगा बोर्नियो। क्लियर है बात। तो हम लोगों ने अगर देखा जाए जो है बात की है इसी में। अब यहाँ पर देखेंगे जो ये आपका रूस है, इसी रूस में अगर देखा जाए तो जो एशिया में रसिया वाला पार्ट उसको साइबेरिया कहते हैं, जबकि इधर वाला पार्ट है वो क्या है आपका, तो जो रूस है, रूस अगर हम लोग बात करें तो इसी में विश्व के सबसे अधिक जंगल पाए जाते हैं, विश्व के सबसे अधिक वन जिनमें कौन सा शामिल है, टाइगा व टुंड्रा, टाइगा व टुंड्रा। जब 40 डिग्री के ऊपर जो है शीतोष्ण वन जंगल पाए जाते हैं तो इनको क्या कहा जाता है, टाइगा या टुंड्रा कहा जाता है। ठीक, तो रूस में अगर देखा जाए तो जो रूस है यहीं पर अगर हम लोग बात करें तो घास के मैदान है और उनको क्या कहा जाता है, स्ट्रेपीज कहा जाता है। ठीक, ये रूस और जो है आपका यूरोप में फैले हैं, तो स्ट्रेपीज घास के मैदान कहाँ हैं, ठीक, स्ट्रेपीज घास के मैदान है रूस में। क्लियर। और अगर देखा जाए जब घास के मैदान की यहाँ बात ही हो गई है तो एक तरफ से देख लेंगे घास के मैदान, स्ट्रेपीज घास के मैदान कहाँ है, रूस में, और ये गेहूं उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए, गेहूं उत्पादन के लिए। जो ये चाइना है, चीन में एक घास का मैदान है, उसका नाम है मंचूरिया। क्या नाम है, मंचूरिया। आपसे पूछा जाए मंचूरिया घास मैदान कहाँ पर है, तो चाइना में है। क्लियर है बात। इसके बाद अगर जो हम लोग बात करें जो ये आपका श्रीलंका है, श्रीलंका, यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर घास का मैदान है, उसका नाम है पटाना। ठीक, एक होता है पटना और एक होता है पटाना। समझ पा रहे हैं ना बात को। तो पटना भी अपने यहाँ है और पटाना भी आप लोगों को आज पता लग गया ना। तो पटना अपने यहाँ है और पटाना श्रीलंका में है। ठीक, समझ पा रहे हैं बात को। तो जो पटाना घास का मैदान कहाँ पर है, श्रीलंका में है। कहाँ पर है, श्रीलंका में। तो स्ट्रेपीज रूस में, मंचूरिया चाइना में और पटाना घास के मैदान श्रीलंका में। ठीक, अगर देखा जाए तो जो है वर्धने नगर अब इसकी राजधानी हो गई है। क्लियर, ये भी जानना जरूरी है। पहले कोलंबो थी, अब बदल गई है। ठीक, और क्रिकेटर भी महिला जयवर्धने थी, तो ऐसे ही आप याद रखेंगे। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पर जो चाइना है इसके ऊपर मंगोलिया है देश। कौन सा देश है, मंगोलिया देश है। ठीक, कौन सा देश है, मंगोलिया देश। हाँ, रूस की एक पॉइंट और समझ लेंगे, जो रसिया है, रूस, यहाँ की अगर हम लोग बात करें तो जो ये साइबेरिया है और इधर रूस में जो मॉस्को पड़ता, बेलारूस जो यूक्रेन सी का पार्ट है, पहले यहाँ से एक रेलवे ट्रैक गया हुआ है बर्कोयांस्क तक। तो ये पश्चिम से लेकर पूर्व साइबेरिया तक ये फैला है रेलवे मार्ग, तो इसको कहते हैं ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। क्या कहा जाता है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ठीक, तो अगर ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की बात किया जाए कहाँ है, रूस में है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ठीक, और यह विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। क्लियर, कहाँ तक है, बर्कोयांस्क तक गया हुआ है
तो बर्खोयांश तक, पश्चिम यहाँ से शुरू होगा मॉस्को से बर्खोयांश का जब नाम आया है तो आपको ये जानना है कि विश्व का सबसे ठंडा स्थान। ठीक, अगर हम लोग बात करेंगे गर्म की तो ये पाकिस्तान में है जैकोबाद। क्या पड़ता है? जैकोबाद, ये विश्व का सबसे गर्म स्थान है। क्लियर है? तो सबसे गर्म स्थान जैकोबाद है, ठंडा बर्खोयांश है। क्लियर? चले आगे हम लोग बात करेंगे इसी में। अगर जो बात किया जाए, ठीक, तो इधर आपका मंगोलिया की बात करेंगे थोड़ा, क्योंकि रूस की भी बात कर रहे थे हम लोग, तो अब हम बात करेंगे मंगोलिया की। जो मंगोलिया है इसकी कैपिटल है उलन-बटोट। क्या है? उलन-बटोट, ये कैपिटल है, राजधानी है। और ये क्यों फेमस है? तो यहाँ पर एक ठंडा मरुस्थल पाया जाता है, उसका नाम है गोबी। क्या नाम है? गोबी मरुस्थल। आपसे पूछा जाए कि गोबी मरुस्थल कहाँ है, मरुस्थल, तो आंसर हो जाएगा मंगोलिया में। कैसा है? एक शीत मरुस्थल, कोल्ड डेजर्ट है, ना कि ठंड जो है गर्म। तो मंगोलिया में कौन सा मरुस्थल है? गोबी मरुस्थल। ये कहाँ पर है? मंगोलिया में। एक शीत मरुस्थल यहाँ पर भी चाइना में, और इसका नाम है टकला-मकान। क्या नाम है? टकला-मकान मरुस्थल। अगर जो आपसे पूछा जाए कि बताइए टकला-मकान कहाँ है, टकला-मकान मरुस्थल, तो आपका आंसर हो जाएगा चीन। ठीक, ये भी कैसा है? ठंडा। और अगर जो इसी एशिया की बात किया जाए तो लद्दाख मरुस्थल, ये कहाँ पर है? इंडिया में है, ये भी कैसा है? ठंडा मरुस्थल है। ठीक, और अगर और इंडिया की बात किया जाए, इंडिया और पाकिस्तान में, तो वो है थार मरुस्थल। ठीक, कौन सा है? ये कहाँ पर है? भारत और पाक, भारत प्लस कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। क्लियर? ये हाँ आपका थार मरुस्थल है, थार। ठीक, चले आगे हम लोग बात करेंगे। इधर आपका सऊदी अरब मरुस्थल, ईरान मरुस्थल, बहुत सारे मरुस्थल हैं यहाँ एशिया में। अब हम लोग एक पॉइंट और जानेंगे यहाँ से। घास के मैदान जान लिए, मरुस्थल जान लिए, अब हम लोगों को एक पॉइंट और यहाँ से जानना है, और फिर इसके बाद हम लोग अपनी बात को जो है समाप्त करेंगे जल संधि को लेकर। जल संधि, जो ये जल संधि है यहाँ पर देखेंगे तो इधर ऊपर आर्कटिक महासागर और यहाँ बेरिंग सागर, यहाँ से एक जो है पड़ता है बेरिंग जल संधि। कौन सी जल संधि है? बेरिंग जल संधि। आपसे पूछा जाए बेरिंग जल संधि, तो जल संधियों की बात करेंगे, बेरिंग जल संधि की। तो जो बेरिंग जल संधि है ये किसको जोड़ती है? तो आर्कटिक महासागर को जोड़ती है प्रशांत से। और अगर जो कहीं दे सागर तो यहाँ पर होगा, प्रशांत में होगा बेरिंग सागर, प्रशांत में कौन सा होगा? बेरिंग सागर होगा, और आर्कटिक में चुकची सागर होगा। कौन सा होगा? चुकची सागर। इनको जोड़ती है, अलग किसको करती है? तो ये रूस को अलग करती है अलास्का से। किससे अलग करती है? अलास्का से। रूस पड़ेगा एशिया में और अलास्का पड़ेगा नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में। तो कभी कभी एशिया को उत्तरी अमेरिका से भी अलग करती। बेरिंग जल संधि का नाम क्यों आता है? ठीक, इसलिए कि जब धरती, अगर आपको बताया गया था कि खड़ी खड़ी लाइनें उनको देशांतर कहते हैं, तो यहीं से एक 180 डिग्री रेखा मिली है। कौन सी? 180 डिग्री देशांतर रेखा यहाँ से गुजरती है। देशांतर रेखा बेरिंग से गुजरती है। ठीक, इस तरह से अगर जो हम लोग बात करें तो गुजरती है ये, और इस रेखा को कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किस जल संधि से गुजरती है? तो आंसर हो जाएगा बेरिंग जल संधि से। क्लियर है पॉइंट? चलिए आगे हम लोग बात करेंगे
बेरिंग के बाद जब फिर आएंगे तो यहाँ पर एक जल संधि पड़ेगी, उसका नाम है तातार। क्या नाम है? तातार जल संधि। ठीक, तो तातार जल संधि पर आपको फैक्ट ये समझना है, इधर रूस है ये पार्ट और ये है आपका साखलिन। इस पर भी रूस ने कब्जा कर रखा, जो है प्रशांत महासागर में साखलिन द्वीप है, तो उस पर बात करेंगे। तो हम लोगों ने बात की बेरिंग जल संधि की, अब हम लोग बात करेंगे इसमें दूसरी जल संधि है, उसका नाम है तातार। दरअसल ये तातार मंगोलिया की जनजाति थी और ये बहुत बड़ी लुटेरू जनजाति थी। वो उनका ज्यादातर कब्जा वही पूर्वी जापान और चाइना साइड में था, इसी वजह से इसका नाम आता है। तो जो तातार जल संधि है किसको जोड़ती है? तो ये ओखोटास्क सागर को जोड़ती है। किसको है? ओखोटास्क सागर को। ओखोटास्क सागर को जोड़ देती है किससे? तो जो है जापान सागर से। किससे जोड़ती है? जापान सागर से जोड़ती है। और अलग किसको करती है? तो रूस को अलग कर देती है साखलिन द्वीप से। साखलिन द्वीप से अलग कर देती है। तो ये ओखोटास्क सागर को जापान सागर से जोड़ती है और रूस को साखलिन द्वीप से अलग कर देती है। ठीक, अब तीसरी जल संधि फिर हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अगर देखा जाए तो ये आपका आता है मलक्का जल संधि। कौन सा आता है? मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि की बात करेंगे। जो मलक्का जल संधि है ये किस किस को जोड़ती है? तो ये चीन सागर, किसको जोड़ देगी? चीन सागर और अंडमान सागर को। अंडमान सागर, अगर चीन पड़ता है प्रशांत में और अंडमान पड़ता है हिंद महासागर में, तो चीन सागर को अंडमान सागर से जोड़ती। अलग किसको करती है? तो मलेशिया को इंडोनेशिया से अलग करती है। किसको अलग करती है? मलेशिया को इंडोनेशिया से अलग करती है। इंडोनेशिया से अलग करती है मलक्का। और इस मलक्का को जो है गेटवे ऑफ चीन सी, जो है चाइना सी बोला जाता है। ठीक, तो अगर देखा जाए चीन सागर का प्रवेश द्वार कहते हैं। ठीक, या चीन सागर की कुंजी किसको कहते हैं? तो जो है चीन सागर की कुंजी, चीन सागर की कुंजी किसको कहा जाता है? तो मलक्का को कहा जाता है। क्लियर? तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा बेरिंग जल संधि, तातार जल संधि, मलक्का जल संधि। अब है पाक जल संधि। कौन सी है? पाक जल संधि। पाक जल संधि ये देखेंगे। तो जो ये पाक जल संधि है, पाक जल संधि, ये अगर देखा जाए तो ये बंगाल की खाड़ी जोड़ती किसको है? बंगाल की खाड़ी को जोड़ देती है मन्नार की खाड़ी से। मन्नार की खाड़ी से। क्लियर? मन्नार की खाड़ी ये आपका पड़ेगा श्रीलंका के पश्चिमी पार्ट पर। तो बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है और भारत को किससे अलग करती है? भारत को श्रीलंका से अलग करती है। श्रीलंका से अलग करती है। क्लियर है? यहाँ पर इसके बाद देखेंगे, यहाँ पर पड़ता है एक और जल संधि ओमान। ठीक, या इसी को कहा जाता है बाब अल मंडेव। क्या कहा जाता है? बाब अल मंडेव। ठीक, तो जो ये है ये बाब अल मंडेव, ये क्या है? बाब अल मंडेव ये क्या करती है कि फारस की खाड़ी को किससे जोड़ देती है? ओमान की खाड़ी। ओमान की खाड़ी से। और अलग किसको करती है? तो ईरान को ओमान से। ईरान को ओमान से। क्लियर है? आगे हम लोग बात करेंगे, देखेंगे यहाँ पर पड़ता है सुमात्रा इंडोनेशिया का और इधर पड़ता है जावा।
तो यहीं पर एक जो है पड़ता है आपका, ठीक, जल संधि, उसका नाम है सुंड्रा जल संधि। क्या नाम है? सुंड्रा जल संधि। ठीक, तो हम लोग किसके बारे में जानेंगे? सुंड्रा के बारे में जानेंगे। सुंड्रा जल संधि, जो सुंड्रा जल संधि है वो क्या है? जावा सागर को किसको जोड़ती है? तो जावा सागर के पानी को किससे जोड़ देगी? हिंद महासागर, हिंद महासागर से जोड़ेगी। क्लियर? और अलग किसको करती है? तो जावा द्वीप को, जावा द्वीप को अलग करेगी सुमात्रा द्वीप से, सुमात्रा द्वीप से। क्लियर है? आगे हम लोग जो ये सुंड्रा है, यहीं पर हिंद महासागर में एक गहरा गड्ढा है, उसको पूछा जो है उसका नाम आता है सुंड्रा ट्रेंच। क्या आता है? सुंड्रा ट्रेंच। इसको गर्त कहते हैं, ट्रेंच कहेंगे या गड्ढा कहेंगे या खाई। तो पूछा जाता कहाँ पड़ेगा? तो हिंद महासागर में। सुंड्रा ट्रेंच कहाँ? हिंद महासागर में। और एक पॉइंट और जानना है इसी के बारे में, हिंद महासागर की सबसे, हिंद महासागर की सबसे गहरी ट्रेंच, गहरी ट्रेंच, हिंद महासागर की सबसे गहरी ट्रेंच कौन सी है? तो वो है आपकी सुंड्रा। क्लियर? इसके बाद हम लोग बात करेंगे, ठीक, ये है आपका जापान। क्लियर? तो जो जापान है, तो जो आपका देखा जाए जापान, जापान के बारे में इसकी राजधानी टोक्यो, ठीक। और अगर देखा जाए तो इसका पुराना नाम निप्पन है। जापान का पुराना नाम क्या था? निप्पन था। और जापान के बारे में एक और एक पॉइंट, इसको निप्पन का मतलब ही होता है उगते सूरज का देश या सूर्योदय का देश। तो उगते सूरज का देश या सूर्योदय का देश, उगते सूरज का देश किसको कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। ठीक, अगर देखा जाए जो जापान है, ठीक, यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक पड़ती है मिनीमाटा की खाड़ी। जापान में कौन पड़ती है? मिनीमाटा की खाड़ी। और ये क्यों फेमस है? दरअसल यहाँ की जो मछलियों का सेवन जब आदमी ने किया तो उनको एक रोग हो गया मिनीमाता, और उसी के लिए चर्चा में आ गई। और ये मिनीमाता रोग किससे हो रहा था? पारा से। पारा का सेवन मछलियों ने किया और जो है मछलियों को इंसानों ने खाया और ये उनमें रोग के लक्षण देखने मिले। तो मिनीमाटा की खाड़ी कहाँ है? जापान में है। क्लियर? जापान से पूर्व में जब चलेंगे तो यहाँ पर आपका पड़ता है प्रशांत महासागर में छोटे छोटे टापू हैं, और इनका नाम अगर देखा जाए तो इनको कहते हैं फिलीपींस। क्या कहा जाता है? फिलीपींस। ठीक, फिलीपींस। फिलीपींस की कैपिटल मनीला है। राजधानी क्या है? मनीला है। और ये मनीला में ही IRRI का हेडक्वार्टर है। क्या है? हेडक्वार्टर है। यानी इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी अंतरराष्ट्रीय चावल शोध संस्थान। अंतरराष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ है? तो आपका आंसर हो जाएगा फिलीपींस में मनीला। इसका नाम क्यों आता है? इसने एक चावल को नर्सरी तैयार करने की विधि खोजी, उसका नाम था डैपो। अपने यहाँ क्या होता है कि जब धान की नर्सरी तैयार की जाती है इसके बाद ट्रांसप्लांट, तो वो 21 दिन में, जबकि इसमें क्या होता है 14 दिन में धान की नर्सरी तैयार हो जाती है। एक घर में पक्का फर्श होता है, उसके ऊपर चटाई बिछा देते हैं, उस पर मिट्टी डालते हैं और फिर उस पर बीज डालते, पानी छिड़कते रहते। 14 दिन में जब धान जम जाता तो उसको ऐसे रेक्टेंगल शेप में काट के और फिर मशीनों में रख के जो है ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। इसी मेथड को डायपो कहते हैं। तो डायपो किससे संबंधित है? तो आपका आंसर रहेगा धान की नर्सरी तैयार करने की विधि
किसने खोजी? IRRI। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? फिलीपींस। इसके बाद फिलीपींस में एक और है, यहाँ पर है एशियन डेवलपमेंट। क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है। बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ठीक, तो इसको कहते हैं ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक का। ठीक, तो माने जबकि न्यू एशियन डेवलपमेंट का वो है चीन का शहर पड़ता शंघाई में। क्लियर? आगे हम लोग बात करेंगे इसी जो चीन, ये आपका फिलीपींस है, यहाँ से जो है 195 किलोमीटर की दूरी पर एक पड़ता है चैलेंजर द्वीप। क्या पड़ता है? चैलेंजर द्वीप पड़ता है प्रशांत महासागर में, चैलेंजर द्वीप। इसी चैलेंजर द्वीप के पास एक गर्त, एक खाई ट्रेंच पड़ती है, उसका नाम है मैरियाना। क्या नाम है? मैरियाना ट्रेंच कहते हैं इसको। तो यह विश्व की सबसे गहरी गर्त है। ठीक, और ये कहाँ पर है? तो प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में कहाँ पर? चैलेंजर द्वीप, इसीलिए इसको चैलेंजर ट्रेंच या मैरियाना ट्रेंच कहा जाता है। क्लियर? तो ये सारे जो फैक्ट्स थे वो हम लोगों ने किसके बारे में पढ़े? एशिया महाद्वीप के बारे में। और आप, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।